हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। आज हम एंशिएंट एंड मेडिवल पॉलिटिकल इंडियन थॉट्स का जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया था उसी के आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा मनुस्मृति के बारे में, जिसकी हमें उसकी आलोचनात्मक विश्लेषण करना था, आज उसी का हम आंसर प्रिपेयर करेंगे। ये आंसर मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है जैसे कि आप इसे पूरा का पूरा आंसर आप पेपर में लिख सकते हो। जैसे कि जो क्वेश्चन आया हुआ था हमारा कि मनुस्मृति में मनु द्वारा प्रतिपादित हिंदी सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसको हम आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मनुस्मृति के बारे में बताएंगे, उसका थोड़ा इंट्रो देंगे। उसके बाद जो मनुस्मृति में जो सामाजिक कानून थे वो कौन कौन से थे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। उसके बाद हम उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे। ये एक आंसर का फॉर्मेट होता है। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो ही बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुस्मृति में मनु द्वारा प्रतिपादित हिंदी सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण, ये क्वेश्चन था हमारा। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इस क्वेश्चन का हम इंट्रो देते हैं। लिखेंगे कि जो मनुस्मृति है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, कानून और समाज शास्त्र जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मनुस्मृति में जो सामाजिक जो कानून बनाए गए हैं उसने भारतीय समाज को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तीन चार लाइनों में हम इसका थोड़ा सा बताकर उसके बाद हम इसके जो प्रमुख तत्व है उसकी ओर बढ़ेगी। पहला है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में ये इसका पहला तत्व है कि जो मनुस्मृति में ना वर्ण व्यवस्था को एक पवित्र और अटल व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था। मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ण होते हैं। सबसे पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य और चौथा होता है शूद्र। इनका मानना है कि भगवान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये भगवान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जो ब्राह्मण होते हैं उनको शिक्षा देने का अधिकार है। शिक्षा, धर्म, दर्शन का अध्ययन करने और वेद पढ़ाने का अधिकार है। किसको? ब्राह्मण को। ब्राह्मण है जो उनको किसका अधिकार है? धर्म, शिक्षा, धर्म और दर्शन और अध्ययन करने और वेद पढ़ाने का अधिकार है। ब्राह्मण को हम देखेंगे कि ब्राह्मण को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो धर्म दर्शन का अध्ययन कर सकते हैं और जो हमारे जितने भी वेद हैं उनको पढ़ाते हैं। इन सभी का अधिकार किनको दिया गया है? ब्राह्मणों को। दूसरी बात करते हैं हम क्षत्रियों की। जो क्षत्रिय होंगे उनको राज्य की रक्षा करने और न्याय करने का अधिकार है। जो क्षत्रिय है उनको राज्य की रक्षा करने और न्याय करने का अधिकार होगा। और जो वैश्य होंगे उनको व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार है। और जो शूद्र है, जो चौथे नंबर के वर्ण व्यवस्था है शूद्र, उनको ब्राह्मणों और क्षत्रिय और वैश्य जो तीनों हमने ऊपर बताए उनकी सेवा करने का अधिकार है। तो चारों आपको समझ आ चुके होंगे। क्या था? हम वापस रिपीट करेंगे कि मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है उसको 4 टाइप में 4 वर्ण में विभाजित किया गया है। कौन सा? सबसे पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र और चौथा वैश्य। ठीक है, ये जो चारों वर्ण व्यवस्था है उसको मतलब उनका क्या क्या काम है हमने वो भी देखा। क्या कि ब्राह्मण को शिक्षा, धर्म और दर्शन तथा वेद पढ़ाने का अधिकार है। और जो क्षत्रिय है उनको राज्य की रक्षा करने का अधिकार है। जो वैश्य है वो व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार है। और जो हमारे शूद्र है वो इन तीनों की सेवा करने का अधिकार है। जो शूद्र होंगे वो इन तीनों की सेवा करेगी और उनको इसका अधिकार है। तो ये थी हमारी वर्ण व्यवस्था इस वर्ण व्यवस्था में ये भी बताया गया है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये प्राकृतिक व्यवस्था है और मनु के अनुसार जो भी व्यक्ति जिसका
किसी व्यक्ति का जन्म किसी विशेष वर्ण में होता है और जिस वर्ण में वो जन्म लेता है उसी के कर्तव्यों और अधिकारों का उसका पालन करना उसका धर्म है, ये इसमें लिखा गया है। दूसरी है जाति व्यवस्था। मनुस्मृति में जो जाति व्यवस्था है उसको भी विस्तार से बताया गया है। जिस व्यक्ति का जन्म जहाँ होता है उसी के आधार पर उसकी जाति का निर्धारण होता है। ये जो व्यक्ति है व्यक्ति के सामाजिक और धार्मिक स्थिति को निर्धारित करती है कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता है उसको उसके कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि हमने ऊपर चारों व्यवस्थाएं देखी, वर्ण व्यवस्था, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य। तो इन तीनों में से जिस भी जाति में ये जो जन्म लेता है उसको उसके कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करना पड़ता है। तो मनुस्मृति में जाति व्यवस्था को भी एक अटल और पवित्र व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया है। मनु के अनुसार जाति व्यवस्था का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो जाति व्यवस्था उसमें बनाई गई थी उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, उनको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ये। और मनुस्मृति में जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव भी होते थे। जो ऊंची जाति वाले लोग होते थे वो निम्न जाति वालों पर मतलब उन पर धौंस जमाते थे कि ऊंची जाति वाले बड़े होते हैं और नीची जाति वाले छोटे होते थे। तो जो ऊंची जाति वाले हैं वो नीची जाति वालों पर अपना हक जमाते थे और उनसे मनचाहा कार्य करवाते थे। तीसरा हम देखेंगे इसमें फिर थर्ड है स्थान। जो मनुस्मृति है उसमें स्त्रियों का कोई स्थान ही नहीं था। देखा जाए तो वहाँ पर स्त्रियों का कोई स्थान नहीं था। हमेशा स्त्रियों को पुरुषों के अधीनस्थ माना गया था कि जितनी भी जो महिलाएं हैं वो हमेशा अपने पुत्र, पति और पिता के अधीन ही रहेगी, उनके पास ही रहेगी, उनका कोई वजूद ही नहीं है। जो पुरुष की जो भी इच्छा होगी, जो उनके ऑर्डर्स होंगे, उनको उसी का पालन करना ही होगा और उनके निर्णयों का सम्मान। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जो पुरुष द्वारा लिया जाएगा वो स्त्रियों को मानना ही पड़ेगा। और मनुस्मृति में जो स्त्रियों के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए थे। जैसे कि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो कहीं पर यात्रा नहीं कर सकती थी, वो अपना कोई बिजनेस नहीं चला सकती। ये सारे ही प्रतिबंध लगाए गए थे स्त्रियों पर। स्त्रियों का स्थान तो बिल्कुल था ही नहीं मनुस्मृति में। जाति व्यवस्था और स्त्रियों का स्थान देखा। वैसे चौथा है हमारा अन्य सामाजिक समूहों का स्थान। इन तीनों से हटकर जो अलग हमारे जो समूह हैं उनके लिए भी इन्होंने सामाजिक कानूनों को बना रखा था। मनुस्मृति में अन्य सामाजिक समूहों जैसे कि विधवाओं, अनाथों और अपंगों के लिए भी विशिष्ट कानून बनाए गए थे। इन कानूनों में मनुस्मृति में सामाजिक समूह जैसे कि विधवाओं, अनाथों और अपंगों के लिए भी विशिष्ट कानून बनाए गए थे। इनको भी इन्होंने छोड़ा नहीं था। इनके लिए भी अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है मनुस्मृति में। जैसे कि विधवाओं को, अगर एक बार कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो वो दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती। और जो अनाथ बच्चे होते हैं वो अपनी जो उनके माता पिता की जो संपत्ति होती है उन पर उनका पूरा अधिकार होता है। और जो अपंग है, जो अपने जो विकलांग होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा और विशेष सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। ये उनकी कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था थी। ऊपर जो हमने सारा देखा, जैसे सबसे पहले हमने मनुस्मृति का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और उसके सामाजिक कानून कौन कौन से थे, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों का स्थान और अन्य सामाजिक समूहों का स्थान, इन सभी के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बताया ऊपर। और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम जो मनुस्मृति में प्रतिपादित जो हिंदी सामाजिक कानून थे उसकी हम आलोचना करेंगे। इस पर ऊपर दिए गए सारी जो व्यवस्था थी उसके आधार पर हम इसकी आलोचना करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की आलोचना करेंगे हम। ये एक रूढ़िवादी और असमान विचार था जो वर्ण व्यवस्था उन्होंने की गई थी। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, उनकी जो वर्ण व्यवस्था की गई थी एक रूढ़िवादी और असमान विचार था। ये सामाजिक गतिशीलता को रोकता था और ये सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता था। एक किसी
देश को 4 वर्गों में मतलब बांटना और उनके लिए अलग अलग कार्य निर्धारित करना, उनके लिए हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से करना, ये असमानता को पैदा करता है। दूसरा था हमारी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था उन्होंने की गई थी, तो वो ये मतलब अमीर और गरीब दोनों के बीच में एक गहरी खाई बनी हुई थी। ये इन दोनों व्यवस्था थी, ये भेदभाव को बढ़ाती थी। ये अमीरों और गरीबों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती थी और सामाजिक न्याय में ये बाधा बन रही थी। ये सामाजिक न्याय को मतलब सामाजिक न्याय कर ही नहीं पा रही थी, ये इसके बाधा थी जो जाति व्यवस्था उसमें की गई थी मनुस्मृति में। और थर्ड हम देखते हैं स्त्रियों का स्थान। जैसे कि स्त्रियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, तो और उनकी सारी वो उनको पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है, तो ये एक दमनकारी और रूढ़िवादी विचार है। स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना ये सब दमनकारी है, ये उनके विचारों को मतलब एक सीमित करता है, तो हम ये मतलब ठीक नहीं था। ये उनकी स्वतंत्रता और इनके अधिकारों का हनन भी करता है। आगे हम देखते थे कि आगे था हमारा अन्य सामाजिक समूहों का स्थान। इन समूहों को मतलब अलग से ही उनके लिए कानून बनाना, उनके अधिकार बनाना, उनके लिए विशिष्ट कानून निर्धारित करना, ये भी उनमें मतलब असमानता और भेदभावपूर्ण विचार है। ये विचार इन समूह के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए भी ठीक नहीं था। तो ये देख सकते हैं हम कि चारों हम जितने भी हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े इनके आधार पर हमने आलोचना ही कर दी। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों का स्थान और अन्य सामाजिक समूहों का स्थान। अंत में हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो आंसर का हम निष्कर्ष देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या होगा कि जो मनुस्मृति में प्रतिपादित जितने भी सामाजिक कानून थे उसने भारतीय समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी है। इन कमियों के कारण ही हमने इसकी आलोचनाएं भी की है। आधुनिक युग में मनुस्मृति में जो प्रतिपादित जितने भी सारे कानून थे उनको चुनौती दी जा रही है। आधुनिक युग में कई लोग इन कानूनों को रूढ़िवादी और असमान और दमनकारी मानते हैं। इन कानूनों को बदलने या समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये आंसर हमारा भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका आंसर में सबसे पहले लिखा था कि मनुस्मृति का हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम में, तो सबसे पहले ही इसका इंट्रोडक्शन देना है 2-3 लाइनों में। फिर हमारी मनुस्मृति की जो सामाजिक कानून व्यवस्था के जो प्रमुख तत्व थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला था वर्ण व्यवस्था, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। वो 4 जो वर्ण थे उनके बारे में बताएंगे, उनके क्या कार्य थे। फिर हम उसके बारे में बताएंगे जाति व्यवस्था के बारे में, जाति व्यवस्था क्या थी, कैसे थी, तो थोड़ा उसके बारे में बताया। हमारा था स्त्रियों का स्थान कि जो मनुस्मृति में स्त्रियों का स्थान क्या था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाया था, उन पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर से फोर्थ में देखेंगे अन्य सामाजिक समूहों का स्थान कि जो विकलांग होते हैं, जो विधवा औरतें होती है, और उन सब के लिए जो अलग अलग कानून बनाए गए थे, कैसे भेदभावपूर्ण जो उनके साथ भेदभाव किया गया था वो हमने देखा। और फिर उसकी आलोचनाएं की गई, जो ऊपर हमने सारी व्यवस्थाएं पढ़ी थी उसी को लेकर कि उसमें क्या क्या कमियां थी, उसके आधार पर हमने चारों की आलोचनाएं कर दी और फिर हमने लास्ट में लिख दिया निष्कर्ष। इसको एक आंसर फॉर्मेट में जब आप लिखोगे तो ये एक कंप्लीट आंसर के रूप में आपको दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इसी वीडियो के और आंसर्स जानना चाहते हैं क्वेश्चंस के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारे ही आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। और आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।